हाँ, सभी को गुड आफ्टरनून, नमस्कार। और आज हम डिस्कस करेंगे मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। और मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में समझना काफ़ी आवश्यक है। और यह जो है चैप्टर मतलब ज़रूरी ही है कि मतलब पेपर में पूछा जाए। ठीक है, समझते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन, यह ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी होता है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी होता है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। इसका विकसित पाचन तंत्र होता है। ठीक है, इसमें विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। मनुष्य एक सर्वाहारी प्राणी है। इसमें एक विकसित पाचन तंत्र पाया जाता है। इसके पाचन तंत्र के दो मुख्य भाग होते हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के दो मुख्य भाग हैं। मनुष्य के पाचन तंत्र के दो मुख्य भाग हैं। ठीक है, नंबर एक है, दो मुख्य भाग कौन कौन से? एक तो आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियाँ। ठीक है, पाचक ग्रंथियाँ। ठीक, आहार नाल में कौन कौन से भाग आते हैं? मुख गुहा, ग्रसनी और ग्रसिका। नंबर 3 अमाशय, इसको पेट कहते हैं। नंबर 4 छोटी आंत और नंबर 5 बड़ी आंत। ठीक है, पाचक ग्रंथियों में आती हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियों के अलावा इसमें आती है यकृत, और यकृत के बाद आता है अग्नाशय। ठीक है, बाकी ग्रंथियाँ अमाशय और छोटी आंत में भी होती हैं, जिसको हम उसी के अंदर पढ़ लेंगे। जब अमाशय और ये छोटी आंत पढ़ेंगे तब इसके बारे में पढ़ लेंगे। आहार नाल को एलिमेंट्री कैनल क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। मुख गुहा, बकल कैविटी, ग्रसनी, इसको कहते हैं फेरिंक्स, PHARYNX, फेरिंक्स एंड ओइसोफेगस। ठीक है, ओइसोफेगस। ठीक, अमाशय स्टोमच और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन कही जाती है। तो ये सभी मुख्य भाग हैं हमारे मनुष्य के पाचन तंत्र के। मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और पाचक ग्रंथियों में लार ग्रंथियाँ, यकृत और अग्नाशय। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे।
ठीक है, इसको समझते हैं। अब हम जो लिखाने जा रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना और उसको परीक्षा के टाइम तक पढ़िएगा। परीक्षा हो जाए उसके बाद मत पढ़िएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। वैसे हाई स्कूल वालों की परीक्षा मार्च लास्ट और अप्रैल लास्ट तक, मतलब इसी के बीच में हो जाएगी, ठीक है। मनुष्य के जो है आहार नाल का पहले हम पढ़ लेंगे, आहार नाल के बारे में, फिर पढ़ेंगे पाचन ग्रंथियों के बारे में, ठीक है। मनुष्य के आहार नाल का पहला भाग होता है मुख गुहा। मुख गुहा, और इसको कहते हैं बकल कैविटी। मुख गुहा यह अंतर्ग्रहण का कार्य करता है। मुख, मनुष्य का मुख, मनुष्य में मुख अंतर्ग्रहण का कार्य, अंतर्ग्रहण व आंशिक पाचन, व आंशिक पाचन का कार्य करता है, ठीक। आंशिक पाचन का कार्य करता है, मुख करता है। मुख गुहा में दांत, जीभ एवं लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। दांत, जीभ एवं लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक। इसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं मनुष्य के दांत के बारे में। दांत, तो मनुष्य में जो दांत होते हैं, मनुष्य में विषमदंती प्राणी है। मनुष्य एक विषमदंती, कैसा है? विषमदंती और द्विबारदंती, कैसा है? द्विबारदंती प्राणी है, ठीक है। मनुष्य एक विषमदंती और द्विबारदंती प्राणी है। तो मनुष्य विषमदंती प्राणी है, इसका मतलब होता है कि जीवन में 2 बार दांत आते हैं इसके, जीवन में 2 बार दांत। और विषमदंती कई प्रकार के दांत, कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य एक विषमदंती प्राणी है, इसका मतलब है मनुष्य में कई प्रकार के दांत पाए जाते हैं। इसको कहते हैं ICPM, यानी कि इंसीजर, इनको कहते हैं कृंतक। कैनाइन, ये मांस खाने वाले प्राणियों में पाया जाता है, उनको कैनाइन कहते हैं, या इनको रदनक कहते हैं। ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं। और P फॉर प्रीमोलर्स, अग्रचवर्णक, और M फॉर मोलर्स, मतलब होता है चवर्णक, ठीक है। फिर द्विबारदंती मतलब जीवन में मनुष्य के 2 बार दांत आते हैं। जब वो बच्चा या जो उसका बचपन होता है उसमें मनुष्य के 20 दांत तक लगभग आते हैं, ठीक है। वो दूध के दांत होते हैं, वो गिर जाते हैं बाद में। और जब मनुष्य बड़ा हो जाता है तब उसके अस्थायी दांत आ जाते हैं, जो वयस्क होने पर 32 हो जाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा लिख लेते हैं दांत के बारे में कि मनुष्य का दंत सूत्र, मनुष्य का दंत सूत्र क्या होता है? ICPM और बटे ICPM, ठीक है। और ये होते हैं 21, 23, कितने होते हैं? 21, 23, ठीक है। और इस सबके गुणे में हो जाते हैं गुणे 4, कितने होते हैं? गुणे 4, ठीक है। ये मनुष्य का दंत सूत्र कहा जाता है। ICPM मतलब ऊपर के जबड़े में 16 दांत और 16 दांत नीचे के जबड़े में, ठीक है। तो रदनक कितने होते हैं? कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक,
अग्र चवर्णक और चवर्णक। कृंतक इनको इंसीजर कहते हैं, रदनक को कैनाइन, और अग्र चवर्णक को कहते हैं प्रीमोलर्स, और इसको कहते हैं मोलर्स। ठीक है, मोलर्स, प्रीमोलर्स, ये होता है कैनाइन, ये होता है INCIORS, इंसीजर्स। कृंतक को कहते हैं इंसीजर्स। ये कार्य करते हैं भोजन को काटने का, भोजन को काटने का, भोजन को काटने का कार्य करते हैं। ये जब कोई मजबूत चीज़, गन्ना या और मजबूत चीज़ हम लोग जो खाते हैं, जिसको हम लोग तोड़ते हैं, ऐसे जो सिलाई करने वाले होते हैं या घर में जो लेडीज़ होती हैं, वो दांत से उसको धागे को काट देती हैं और अदरक के प्रयोग से काट देती हैं, उसको धर के और ऐसे कट कर देती है तो वो कट जाता है। इससे कहते हैं चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं ये दांत चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अग्र चवर्णक दांत होते हैं, ये भोजन को महीन करते हैं, भोजन को महीन करते हैं। ठीक है, और भोजन को ये और महीन करते हैं, ये भी भोजन को महीन करते हैं, ये भी भोजन को महीन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जीभ के बारे में पढ़ते हैं। क्या? जीभ नंबर 2 नंबर इसमें है जीभ। ठीक है, TONGUE क्या होती है स्पेलिंग? TON, टंग। ठीक, जीभ टंग, या मुख्य रूप से स्वाद लेने का कार्य और भोजन में लार मिलाने का। ठीक है, स्वाद चखने के लिए एवं लार को भोजन में मिलाने हेतु, लार को भोजन में मिलाने हेतु प्रयोग होती है। ठीक है, लार को भोजन में मिलाने हेतु प्रयोग होती है। और ये मान लिया जीभ है, इसमें विभिन्न जगह जो है स्वाद कलिकाएं होती हैं। पुरुषों में स्वाद कलिकाएं कम होती हैं और महिलाओं की जीभ में स्वाद कलिकाएं ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो उनको ज़्यादा मतलब पसंद होता है। स्वाद बता देंगी, हम लोगों का क्या है, एक ही स्वाद लगता है, खट्टा खाओ चाहे कुछ भी खाओ। ठीक है, स्वाद चखने के लिए हम लार को भोजन में मिलाने हैं तो जीभ का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ है वो मीठ, ये नमकीन और खट्टे को, ये नमकीन और खट्टे, नमकीन खट्टा। ठीक, यहाँ पर मीठा होता है, यहाँ पर मीठा और इधर कड़वा, बैक साइड में कड़वा। यहाँ पर कोई स्वाद नहीं, नो टेस्ट। यहाँ पर यानी बीच में जब भी हमको डॉक्टर जो करुई वाली गोली देगा ना, उसको हम लोग कहाँ रख के खाएंगे? जीभ के बीचों बीच में रख लेंगे और उसको खा लेंगे, जिससे हमको खाने में आसानी रहेगी, कड़वी नहीं लगेगी। ठीक है, जीभ खट्टा, नमकीन, मीठा और बीच में स्वाद नहीं होता है। इसके बाद में आते हैं लार ग्रंथियाँ। लार ग्रंथियाँ, ठीक है, लार ग्रंथियाँ। इसमें मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, मनुष्य का शरीर जो है द्विपार्श्विक होता है, मतलब उसमें हर चीज़ जोड़ों में होती हैं। ठीक है, तो इसलिए मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं? अधोमूल, अधोहनु, अधोमूल नहीं, कर्णमूल कहते हैं, कर्णमूल, अधोहनु और अधोजिह्वा। ठीक है, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कर्णमूल वाली को पैरोटिड कहा जाता है। एक कर्णमूल वाली ग्रंथि को पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, लार ग्रंथियों में से जो लार निकलती है उसमें से 3 चीज़ें होती हैं। लार
यानी कि लार ग्रंथियों में से जो लार निकलती है उसमें 3 चीज़ें होती हैं। नंबर तो एक इसमें होता है म्यूकस। ये एक चिकना पदार्थ होता है जो भोजन को निगलने में आसानी करता है। ठीक है, भोजन में मिलाने हैं तो हम निगलने हैं तो, ठीक है, भोजन जीव का जो है स्वाद चखने के लिए लार को भोजन एवं मिलाने हैं तो एवं मिलाने निगलने हैं तो, ठीक है, इसमें लिख लेना निगलने हैं तो, ठीक है, भोजन को निगलने हैं तो भी इसका प्रयोग किया जाता है। लार में म्यूकस मिला होता है। म्यूकस के अलावा इसमें टाइलिन एंजाइम होता है और इसमें एक लाइसोजाइम होता है। क्या मिला होता है? लाइसोजाइम मिला होता है। तो लार किन किन चीज़ों का मिश्रण होती है? म्यूकस, टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन जो एंजाइम होता है, टाइलिन जो है वो मतलब जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो स्टार्च होता है, सरल जटिल होता है, वो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलती, मतलब स्टार्च को माल्टोज यानी कि मीठी शर्करा में बदल देता है। इसी वजह से हमको कच्चे चावल या भुंजे हुए चावल खाने के बाद थोड़ी देर खाने के बाद हमको मीठे मीठे लगते हैं, क्योंकि उसमें होता है स्टार्च। लेकिन स्टार्च मीठी शर्करा ना होने के कारण हमको मीठे नहीं लगते। लेकिन हमारे लार में होता है टाइलिन, और टाइलिन क्रिया करके स्टार्च को पचा के मतलब तोड़ देता है। ये जटिल होता है, मतलब ज़्यादा इसमें श्रृंखलाएँ जुड़ी होती हैं। माल्टोज में 2 ही कार्बन के अणु होते हैं, कार्बन के 12 अणु होते हैं, 6 करके इसमें अणु मिले होते हैं। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देता है। और लाइसोजाइम ये होता है कीटाणुनाशक, यानी कि बैक्टीरिया को मारता है। यानी भोजन में थोड़ा मतलब जो है अगर बैक्टीरिया वगैरह हैं थोड़े बहुत, तो उसको लाइसोजाइम ख़त्म कर देता है। ये छोटे बच्चे होते हैं जो लार बहाते रहते हैं, छोटे बच्चों में लाइसोजाइम अधिक मात्रा में निकलता है। इसलिए छोटे बच्चे जब भी खेलते खेलते या ज़मीन पर चलते चलते कुछ खा लेते हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होता है, वो लार के माध्यम से फिर से बाहर निकल आता है और ठीक रहते हैं, मतलब ठीक है। अब हम समझते हैं अमाशय से पहले ग्रसिका और ग्रसनी के बारे में, ठीक है, ग्रसिका के बारे में, ठीक है, इसको समझते हैं। ग्रसनी ये इसका नाम होता है फेरिंग्स और ग्रसिका को कहते हैं ओएसोफेगस, ठीक है। ग्रसनी ये पार्ट जो होता है ग्रसनी में मुख गुहा खुलती है, ठीक है, पीछे की तरफ जो मुख गुहा खुलती है वो ग्रसनी के अंदर खुलती है, ठीक है। यानी भोजन निगलने के बाद सबसे पहले किस में एंटर करता है? ग्रसनी में, मुख गुहा में खुलती है और मुख गुहा में खुलती है। यहाँ पर उपास्थि का बना एक ढक्कन लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, उसे कहते हैं एपीग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपीग्लोटिस कहा जाता है, जैसे एपीग्लोटिस कहा जाता है। और यह एपीग्लोटिस भोजन के कणों को वायुनाल में जाने से रोकता है। किसमें? वायुनाल या ट्रैकिया में जाने से, वायुनाल TRACHEA ट्रैकिया में जाने से रोकता है, ठीक है। जब हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाते खाते कहीं का मुझे ध्यान आ जाता है तब जो है घंटी ढापन जो है एक मतलब
वो मेड्यूला के द्वारा जो है ये ऑपरेट होता है, ठीक है। तो ये अपने आप चलता है, जब हम लोग खाना खाते हैं निगलते हैं तो ये बंद हो जाता है। लेकिन जब हम अपना मेड्यूला सहित कहीं दूसरी जगह पहुंच जाते हैं तो जो है ये अपना कार्य करना बंद कर देता है और उसकी ढक्कन को लगाना भूल जाता है। उस टाइम हम भोजन के कण होते हैं वो हमारी वायुनाल के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमको बहुत तेज़ खांसी आती है और फटाक से जो है हम लोग खांसने लगते हैं और फिर तुरंत ही पानी वानी पीकर फिर दोबारा खाने पे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ, खाने पे कंसंट्रेट कीजिए, उसके बाद में कुछ और कीजिए, ठीक है। या भोजन के कणों को वायुनाल में जाने से रोकता है। और इसके बाद आता है ग्रसिका, ठीक है। इसके बाद भोजन ग्रसिका यानी कि ग्रसिका ओइसोफेगस में जाता है, ठीक है। या लगभग 25 सेंटीमीटर नलिका होती है, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है। ग्रसिका ओइसोफेगस या लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जिसमें कोई पाचन नहीं होता है, ना इसमें कोई एंजाइम होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें कोई पाचन नहीं होता है, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, पाचन की क्रिया नहीं होती है, इसमें पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। इसमें एक गति होती है, ये गति पूरी जो है आहार नाल में होती है, यहाँ से लेकर और नीचे तक, जब तक जो है अनपचा भोजन शरीर से बाहर नहीं निकल जाता है तब तक ये गति इसमें होती रहती है। यह भोजन को या निगले गए भोजन को अमाशय तक धीरे धीरे ले जाती है, ठीक है। और इसके धीरे धीरे ले जाने की गति को क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, पेरिस्टेसली कुछ कहते हैं, पेरास्टिलिटिक, ठीक है। इसकी गति को क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमानुकुंचन, ये इम्पॉर्टेंट है, क्रमानुकुंचन कहते हैं। क्रमानुकुंचन गति का मतलब होता है, ऐसा जो है हम लोगों ने बहुत बार किया होगा, जैसे किसी पंप सेट वगैरह जब खेतों में सिंचाई होती है तो उसमें पानी भरा होता है, हम लोग क्या करते हैं पंप सेट के पाइप का पानी निकालने के लिए उस पर ऐसे पैर रखते हैं, फिर ऐसे पैर रखते हैं, फिर ऐसे पैर रखते हुए, और जब तक उसका पाइप का पानी बाहर तक निकाल नहीं देते हैं ना, तब तक मतलब उसको तहाते नहीं हैं, ठीक। और उसके पंप सेट का जब पानी निकल जाता है तब उस पानी से खाली हो जाता है। ऐसे ही ये वाली क्रमानुकुंचन गति हमारी पूरी आहार नाल को, यानी कि ग्रसनी से लेकर के और मलाशय तक ये गति बराबर चलती है, और जब तक अनपचा हुआ भोजन बाहर नहीं निकल जाता, यानी कि अनपचा हुआ भोजन एक जगह पे इकट्ठा होता है, उसे मलाशय कहते हैं, ठीक है। तो इसकी क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, ठीक। अब ये भोजन पहुँचेगा अमाशय में, तो हम अब पढ़ेंगे अमाशय के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? अमाशय, स्टमक के बारे में। अमाशय, स्टमक, ठीक है, स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। स्टमक के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है अमाशय, यह जो है हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है। अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग होता है, सबसे चौड़ा भाग होता है, ठीक है। इसकी संरचना एक थैलेनुमा, यह एक थैलेनुमा संरचना होती है, जो
अंग्रेजी मतलब अंग्रेजी के अक्षर जे किसके आकार की होती है? जे के आकार या आकृति, जे के आकृति मतलब शेप, SHAPE, ठीक है, जे के शेप में आकृति में होती है, ठीक है, जे के शेप में होती है। कुछ इस तरीके से इसका चित्र बनाया जाता है और ऐसे ऐसे, ठीक, ये बना है जे, ठीक, ये हो गया अमाशय। ये क्या बन गया? अमाशय, ठीक है। और इसकी आकृति जे के आकृति में होती है। यह मजबूत मांसपेशियों से बना होता है, मजबूत मांसपेशियों से बना होता है, क्योंकि यहाँ पर भोजन को मथा जाता है, भोजन को मथा जाता है, भोजन को मथा जाता है, मतलब ऐसे ऐसे करके भोजन को मथा जाता है। मतलब उसे जैसे वो सीमेंट मिलाने वाला होता है, जो देखा होगा, व्यंजन चलता है उसमें खड़खड़ चलता है और उसमें सीमेंट, मोरंग, बालू सब डालते हैं और वो अच्छी तरीके से मसाले को मिलाता है, पानी। तो ऐसे ये भी इसको मथता है, इसमें सब ऊपर से पानी और जो भी तुम खाते हो, लड्डू, पूड़ी, खीर, सब्जी, रोटी, अचार, वो भी सब इसमें आकर मिक्स होता है, अच्छी तरीके से उसका मसाला बनता है, ठीक है। यहाँ पर भोजन को मथा जाता है, जिससे एक इसकी दीवारों से निकलता है जठर रस, इसकी दीवारों से निकलता है जठर रस। जैसे पानी डाला जाता है उसको घुमाया ना जाए तो पानी एक ही जगह पर इकट्ठा रहेगा, पूरे भर में घुल नहीं पाएगा, जिससे जठर रस गैस्ट्रिक जूस, क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रिक जूस पूरे भोजन में मिल जाए, जिससे पूरे भोजन में मिल जाए, ठीक है। इतना कार्य होता है यहाँ पर, ठीक है। जठर रस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जठर रस इसकी जो है दीवारों से निकलता है, अमाशय की दीवारों से जठर रस निकलता है। जठर रस गैस्ट्रिक जूस किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का मिश्रण होता है। इसमें एक प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या मिला होता है? पेप्सिन होता है जठर रस में, और थोड़ा बहुत लाइपेज भी पाया जाता है, थोड़ा बहुत लाइपेज भी पाया जाता है। और छोटे बच्चों में यहाँ पर रेनिन भी होता है। छोटे बच्चों में दूध पीते हैं जो बच्चे, छोटे बच्चों में जो बच्चे दूध पीते हैं उनमें रेनिन भी निकलता है अमाशय की दीवारों से। थोड़ा बहुत एमाइलेज एंजाइम भी निकलता है, जो वयस्कों में एमाइलेज भी निकलता है, ठीक है, इससे एमाइलेज भी निकलता है। ये हो गया अमाशय। अब हम थोड़ा पढ़ लेते हैं जठर रस के बारे में, ठीक है। जठर रस के बारे में पढ़ लेते हैं। जठर रस के बारे में पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे जठर रस के बारे में? जठर रस के बारे में इसमें होता है HCl भोजन के बैक्टीरिया को समाप्त करता है, बैक्टीरिया को समाप्त करता है, ठीक है। नंबर 2, इसका कार्य क्या होता है? पेप्सिन को एक्टिव करना। इसका कार्य होता है पेप्सिन को एक्टिव करना। मतलब जो पेप्सिन निकलता है जठर रस में, जब उसकी दीवारों से, वो साइलेंट मोड में होता है। जैसे ही उसको HCl उसमें छू जाता है तो जो है वो एक्टिव मोड में जाता है। जैसे किसी आदमी के एसिड या छुआ दो या कुछ गरम छुआ दो
वो भी एक्टिव मोड में ही आ जाएगा। तो पेप्सिन की मतलब क्या है, वो है, तो ये भी पेप्सिन को जो है एक्टिव मोड में ले आता है। ठीक है, पेप्सिन को एक्टिव मोड में लाता है और भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है। भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है। ठीक है, दूसरी चीज़ मिली होती है इसमें जठरस में, एक और चीज़ होती है म्यूकस, ये तो भूल ही गए थे। म्यूकस क्या मिला होता है, म्यूकस। जठरस में HCl, पेप्सिन, म्यूकस, जो लार में भी म्यूकस होता है वही म्यूकस। ठीक है, उसके बाद इसमें निकलता है म्यूकस, क्या निकलता है, म्यूकस। अमाशय की दीवारों को खतरनाक HCl से बचाने के लिए, अमाशय की दीवारों को, अमाशय की दीवारों को HCl से बचाने के लिए, HCl से बचाने के लिए यानी उसकी रक्षा करता है ये म्यूकस। ठीक है, यानी कि अमाशय की दीवारों से चिपक के लग जाता है, जिससे HCl उसके ऊपर ही रहता है, अमाशय की दीवारों को कोई हानि नहीं होती है। ठीक, जब म्यूकस कम मात्रा में होता है तब यही HCl हमारे जो है उसको छू लेता है अमाशय की दीवारों को, और अमाशय में अल्सर हो जाता है, यानी कि फोड़े निकल आते हैं, जल जाते हैं अमाशय की दीवारें, तो उसको अल्सर कह देते हैं हम लोग। ठीक है, म्यूकस और म्यूकस के बाद आता है पेप्सिन। इसमें पाया जाता है पेप्सिन, अरे लिख जाओ यार, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन या प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। प्रोटीन पाचक एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है पेप्सिन। अमाशय के जठर रस में पाया जाता है। यह प्रोटीन को थोड़ा आंशिक रूप से पचा देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ठीक है, और रेनिन यह छोटे बच्चों में होता है, जो बच्चे दूध पीते बच्चे होते हैं उनके दूध का पाचन रेनिन एंजाइम के माध्यम से हो जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं हम लोग हैं अमाशय, और अमाशय के बाद में एक चीज़ होती है, एक चीज़ बता देते हैं यहाँ पर पहले ही, भोजन मुखगुहा, ये है मुखगुहा। मुखगुहा से चला भोजन और कहाँ पहुँचा, अमाशय में, अमाशय में पहुँचा। उसके बाद अमाशय से पहुँचेगा ये आंत में, कहाँ पहुँचेगा, आंत में। ठीक है, और आंत से बाहर निकलेगा तब, ठीक है, मुखगुहा से निकलेगा तब इसको कहेंगे बोलस, इसको क्या कहेंगे, बोलस। ठीक है, अमाशय से बाहर निकलेगा तब इसको कहेंगे काइम, और जब आंत से भी बाहर निकल जाएगा, मतलब बलाशय से भी बाहर निकल जाएगा, मलाशय में इकट्ठा रहेगा, तब इसको कहेंगे काइल, तब इसको क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, मुखगुहा से निकले बोलस, अमाशय से निकला काइम, और छोटी आंत बड़ी आंत को पार करके निकला तो वो हो गया काइम। ठीक है, अब उसके बाद में पढ़ते हैं थोड़ा छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत के, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, छोटी आंत, यह छोटी आंत यह लगभग 5 से 6 मीटर लंबी, 5 से 6 मीटर लंबी होती है, लंबी होती है। ठीक, 5 से 6 मीटर लंबी होती है। इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। ग्रहणी को कहते हैं DJI, बोलो DJI, डिओडेनम, डुओडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है, ग्रहणी, डिओडेनम, DJI, डिओडेनम, जेजुनम और इलियम, ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र। तो ग्रहणी में भोजन जो होता है या अकुंडलित होती है, या अकुंडलित होती है,
यह जो है कुंडलित होती है और ये कुंडलित और सबसे लंबी, ये सबसे लंबी होती है। ठीक है, लगभग 3 मीटर के आसपास ये इसकी लंबाई होती है, लगभग 2 मीटर के 2 या 2.5 मीटर, 2 या 2.5 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होती है। ये लंबी ज़्यादा नहीं होती, मतलब 1-2 फीट तक की इसकी लंबाई होती है। ठीक है, भोजन जब ग्रहणी में प्रवेश करता है, ठीक है, भोजन जब ग्रहणी में प्रवेश करता है, भोजन जब ग्रहणी में प्रवेश करता है, जब ग्रहणी में प्रवेश करता है तो वह सबसे पहले यकृत, किससे, बाइल जूस जिसको कहते हैं पित्तरस, पित्तरस से मिलकर ठीक है क्षारीय हो जाता है। पित्तरस से मिलकर क्षारीय हो जाता है। ठीक, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है। ठीक है, पित्तरस से मिलकर क्षारीय हो जाता है और फिर इसमें ग्रहणी के अंदर होता है पाचन, ग्रहणी के अंदर होता है पाचन और यहीं पर मिला होता है। जैसे एक चीज़ बना देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं यकृत, और उसके बारे में भी यहीं पर पढ़ लेते हैं। इसको थोड़ा लिखना पड़ेगा, यकृत और अग्नाशय, यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ लेंगे। तो यकृत अग्नाशय की स्थिति क्या होती है, जैसे ये हो गया वो मतलब ये हो गया हमारा अमाशय, अमाशय के नीचे ही ये लगी होती है, यहाँ से ऐसे मिर्ची के जैसा ये लगा होता है, इसको कहते हैं अग्नाशय, इसको कहते हैं अग्नाशय। ये हो गया अग्नाशय और यहाँ पे एक बना होता है, ये इस साइड में ऐसे बना होता है पित्ताशय। ये होता है लीवर या जिसको यकृत कहते हैं, ये होता है पित्ताशय, मतलब इसमें लीवर से निकलता है पित्तरस और पित्तरस किस में इकट्ठा होकर होता है आकर के पित्ताशय में, पित्ताशय से ही लगी होती नली इसमें। ठीक है, तो ग्रहणी से निकला हुआ अमाशय से निकला हुआ भोजन, अमाशय से निकला हुआ भोजन कैसा हो जाता है, यहाँ पर भोजन होता है अम्लीय, यहाँ पर भोजन होता है अम्लीय। ठीक है, इसको समझ लें यार, यहाँ पर भोजन होता है अम्लीय और यहाँ पर हो जाता आकर है क्षारीय। ठीक है, यहाँ पर अम्लीय और क्षारीय की क्रिया इसलिए होती है क्योंकि अग्नाशयी रस और आंतरीय रस, ठीक है, यहाँ पर अग्नाशयी रस और आंतरीय रस केवल क्षारीय माध्यम में ही कार्य कर पाते हैं, इसलिए ये क्षारीय होना इसको पड़ता है। ठीक है, क्षारीय होते हैं और यहाँ पर निकलता है आंतरीय रस, क्षारीय हो जाता है तथा अग्नाशयिक रस तथा अग्नाशयी रस ग्रहणी में ही नलिका से, एक नलिका लगी होती है ये, उससे नलिका से निकलकर भोजन में मिल जाता है, नलिका से निकलकर भोजन में मिल जाता है। ठीक, भोजन में मिल जाता है। पढ़ते हैं इसके बाद में कुंडलित रचना। यहाँ पर आंतरीय रस निकलता है मध्यांतर में, यानी कि यहाँ पर आंतरीय रस निकलता है, मतलब आंतों से निकलने वाले एंजाइम आंतरीय रस में मौजूद होते हैं, जिससे आंतरीय रस भोजन में मिलता है। और आंतरीय रस के बाद में यानी मध्यांतर में भोजन का पाचन हो जाता है, इसके बाद उसमें कोई पाचन नहीं होता। यहाँ पर पाचन पूर्ण हो जाता है, पाचन पूर्ण हो जाता है मध्यांतर में या जेजुनम में पाचन इसका पूर्ण हो जाता है। अब पढ़ते हैं थोड़ा यकृत के बारे में।
यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, इससे पित्तरस क्या निकलता है? पित्तरस निकलता है, पित्तरस निकलता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। जो भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, इससे पित्तरस निकलता है, जो भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है। ठीक है, क्योंकि अगर भोजन के माध्यम को क्षारीय नहीं करेंगे तो भोजन ये आंत लेने से उसको मना कर देगी, वहीं रहो अपने, अगर क्षारीय नहीं हो तो। ठीक है, भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है और वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक, तोड़ देता है। ठीक, इसे वसा का इमल्सीकरण कहते हैं, इसे ही वसा का इमल्सीकरण कहा जाता है। ठीक है, अग्नाशय, अग्नाशय से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। यहाँ से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है जो अंतरस्रावी बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है, यहाँ से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। जो ग्रंथियाँ छोड़ो उसको, जो यहाँ से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? लाइपेज क्या निकलते हैं? लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। क्या निकलता है? ट्रिप्सिन। ये निकलते हैं 3 एंजाइम। इसको ऐसे याद करेंगे, LAT। अमाशय से निकलने वाले एंजाइम LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज है वसा का पाचन करता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदल देता है, वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, यानी कि कार्ब्स को, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। और ट्रिप्सिन जो पेप्टोन बना था, ट्रिप्सिन पेप्टोन को पेप्टाइड व पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टाइड व पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। ठीक है, हमने थोड़े यहाँ पर ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया, अभी आंतरिक रस के बारे में पढ़ना बाकी है। तो ठीक है, यहाँ पर हमने छोटी आंत के बारे में समाप्त किया था, वहाँ पे हमारा कुछ आंतरिक रस के बारे में या आंतरिक ग्रंथियों के बारे में। ठीक है, आंतरिक रस। ठीक है, आंतरिक रस, इंटेस्टाइन जूस इसको कहते हैं। आंतरिक रस या आंतरिक ग्रंथियों से, यह आंतरिक ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, यह आंतरिक ग्रंथियों से निकलता है। इसमें सभी इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। इसमें पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। ठीक है, इसमें से पूर्ण पाचक एंजाइम निकलते हैं। तो यह भोजन को पूर्ण रूप से पचाते हैं। यह लगभग आंतरिक रस मध्यांत्र में स्रावित होता है। कहाँ निकलता है ये? मध्यांत्र में निकलता है। ठीक, तो कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं आंतरिक रस में? नंबर 1 तो इसमें से निकलता है इरेप्सिन। क्या निकलता है? इरेप्सिन, गैलेक्टोज
ठीक है। लाइपेज, एमाइलेज, लाइपेज तो अग्नाशय में निकलता है, एमाइलेज यहाँ पे निकलता है, एमाइलेज, सुक्रेज, ठीक है, सुक्रेज और इरेप्सिन, गैलेक्टोज, एमाइलेज, सुक्रेज और लैक्टोज, क्या निकलता है, लैक्टोज, ठीक है। इतने एंजाइम लगभग निकलते हैं, ठीक। इरेप्सिन यह पॉलीपेप्टाइड को या पेप्टाइड को अमीनो अम्ल में किसमें बदल देता है, अमीनो अम्ल में बदल देता है, ठीक है। इसके बाद प्रोटीन के पाचन के बारे में एक स्पेशल जानकारी हम लोग पढ़ लेते हैं अलग से यहाँ पे, ठीक है। ऊपर से आया प्रोटीन वाला पदार्थ, ऊपर से आया प्रोटीन वाला पदार्थ, तो इसमें मिल गया प्रोटीन और प्लस पेप्सिन, प्रोटीन प्लस पेप्सिन, और ये क्या बन गया, पेप्टोन, क्या बन गया, पेप्टोन, ठीक है। ये कहाँ हुआ, अमाशय में। उसके बाद हम आ गए हैं, अमाशय के बाद में हम आ गए हैं अग्नाशय। कहाँ पे आ गए हैं, अग्नाशय। अग्नाशय से निकलता है पेप्टोन, क्या आता है, पेप्टोन और प्लस ट्रिप्सिन, इसमें से क्या निकलता है, ट्रिप्सिन, और ये बदल देता है इसको पेप्टाइड में, पेप्टाइड एवं पॉलीपेप्टाइड। मतलब पेप्टाइड के जब अनेक कण हो जाते हैं, अनेक चेन बन जाती है, तो उसको पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद ये पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड में मिल जाता है इरेप्सिन, क्या मिल जाता है, इरेप्सिन, तो ये बन जाता है अमीनो अम्ल, ठीक, अमीनो अम्ल, ठीक है। तो ये हो गई अमीनो अम्ल, हमारे शरीर में जीव द्रव्य एवं डीएनए बनाने में काम आता है, ठीक है। ये हो गई क्रिया, ये होगा अमाशय में, ये होगा प्रोटीन पेप्सिन से निकलेगा अमाशय में, ये निकलेगा अग्नाशय, और ये निकलेगा मध्यांत्र, ठीक है, या छोटी आंत, मध्यांत्र या छोटी आंत में निकलता है, ठीक है। गैलेक्टोज, ग्लूकोज, ये ग्लूकोज को सरल अणुओं में तोड़ देता है। एमाइलेज, ये भी ग्लूकोज को तोड़ता है, ये भी ग्लूकोज का पाचन करता है। सुक्रेज, ये सुक्रोज यानी कि गन्ने की शर्करा का पाचन करता है। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज गन्ने की शर्करा का पाचन करता है। और लैक्टोज दुग्ध शर्करा, ठीक है, वयस्कों में दुग्ध शर्करा को पाचन करने के लिए लैक्टोज पाया जाता है, और बच्चों में दुग्ध शर्करा को पाचन करने के लिए रेनिन एंजाइम अमाशय में स्रावित होता है, ठीक है। ये हो गए आंतरिक रस के बारे में कुछ चीज़ें। प्रोटीन मिल गया पेप्सिन, तो बन गया पेप्टोन। फिर पेप्टोन आया अग्नाशय के पास, अग्नाशय में मिल गया ट्रिप्सिन ने इसको बदल दिया पेप्टाइड एवं पॉलीपेप्टाइड में। पॉलीपेप्टाइड में मिल गया इरेप्सिन छोटी आंत में, और ये बन गया अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल सीधे हमारे शरीर की कोशिकाओं में जीव द्रव्य एवं उपापचयी क्रियाओं के लिए प्रयोग होता है। इलियम या शेषांत्र, ठीक है, इलियम या शेषांत्र, यह लगभग 3 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। कुंडलित नलिका होती है, ठीक है। इसमें अवशोषण होता है, इसमें उठी हुई या अंगुली के समान, ऐसा लिख लो, इसमें अंगुली के समान संरचना पाई जाती है, जिसे विली कहते हैं। क्या कहते हैं? विली कहते हैं, या सूक्ष्मांकुर कहते हैं, या रसांकुर। विली और बिली से छोटा होता है वह विली सूक्ष्मांकुर, ठीक है, विली या रसांकुर कहते हैं। या भोजन या पचे हुए भोजन, ये रसांकुर
पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ठीक, पचे हुए पोषक तत्वों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, इसके बाद यह बड़ी आंत के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में पढ़ते हैं बड़ी आंत के बारे में। ठीक है, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, यह छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी होती है। कैसी होती है? चौड़ी होती है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1 से 1.5 मीटर होती है। 1 से 1.5 मीटर होती है। ठीक है, 1 से 1.5 मीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है सीकम, कोलन और मलाशय। इसका नाम है मलाशय। ठीक, सीकम, कोलन और मलाशय। सीकम, यहाँ पर इलियम, वो जो शेषांत्र पढ़ा था हमने, इलियम खुलती है। इलियम, यहाँ पर इलियम खुलती है। यहाँ पर एक अवशेषी अंग लगा होता है। यहाँ पर एक अवशेषी अंग लगा होता है, जिसे अपेंडिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, या पहले जब मनुष्य पेड़ों की छाल, पत्तियां वगैरह खाया करता था, तो अपेंडिक्स उसमें पाए जाने वाले सेलुलोज को पचाने में सहायक होती थी। लेकिन अब मनुष्य ने छाल पत्तियों को खाना छोड़ दिया है, लेकिन अपेंडिक्स अब भी मौजूद है। ये अवशेषी अंग होता है। मतलब मनुष्य के इतिहास के बारे में जब पढ़ा जाएगा तो अपेंडिक्स उसके साक्ष्य के रूप में मौजूद है। यहाँ पर इलियम में खुलती है, अवशेषी अंग लगा होता है, जिसे इलियम में इसे अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, कोलन, यह बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है, या बड़ी आंत का सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, जैसे बड़ी आंत का हम थोड़ा चित्र बना लेते हैं। यहाँ पे हो गई, ये हो गई सीकम, इसको कहते हैं सीकम। और इसके बाद में ऐसे ऐसे करके ये हो गई बड़ी आंत। ऐसे चौड़ी होती है ये बड़ी आंत की। ऐसे चित्र बना होता है आपकी बुक्स में। ये हो गया मलाशय, और इसके बाद में भोजन बाहर। ठीक है, तो इस चीज़ को, यहाँ तक तो ये सीकम होता है। इसको कहते हैं कोलन, इसको कहते हैं असेंडिंग कोलन, इसको कहते हैं असेंडिंग। और इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ये भी कोलन होता है। हॉरिजॉन्टल मतलब सीधा सीधा। और ये डिसेंडिंग कोलन, ये भी कोलन होता है। और चौथा कोलन होता है, इसको सिग्मा, किसको कहते हैं? सिग्मा कोलन, इसको कहते हैं। नीचे भी होता है एक सिग्मा कोलन, इसको कहते हैं सिग्मा कोलन। ठीक है, ये 4 प्रकार, सबसे बड़ा भाग होता है। इसके 4 भाग होते हैं। इसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन और असेंडिंग हॉरिजॉन्टल यानी कि अनुप्रस्थ कोलन, और डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, और एक और होता है सिग्मा कोलन, इसको कहते हैं सिग्मा कोलन। ठीक है, यहाँ पर पानी का अवशोषण यानी जल का अवशोषण का कार्य होता है। जल का अवशोषण होता है, यानी कि पाचन की क्रिया मध्यांतर में पूरी हो जाती है, उसके बाद शेषांतर में अवशोषण की क्रिया पूरी होती है। यह था मलाशय। तो मलाशय के बारे में पढ़ लेते हैं। यह अनपचे हुए भोजन को, अनपचे
भोजन, अनपचे व हानिकारक भोजन, अनपचे व हानिकारक भोजन को इकट्ठा करता है, यहाँ पर दो संकुचन पेशियाँ लगी होती हैं, यहाँ पर संकुचन पेशी लगी होती हैं जो भोजन को इकट्ठा होने से पहले बाहर निकलने नहीं देती हैं। ठीक, संकुचन पेशी लगी होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने समझा है पाचन तंत्र के बारे में। ठीक है।